हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को। 16 मार्च के सभी करंट अफेयर आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारे फैक्ट, सारे क्वेश्चन आराम से नोट कीजिएगा। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर आप करंट अफेयर के वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके लिए करंट अफेयर के रिवीजन के लिए वहां पर मॉक टेस्ट और क्विज भी आपको मिल जाएगी। इस साल का करंट अफेयर 2026 के एंड तक आपको मिल जाएगा और लास्ट 2 ईयर का करंट अफेयर भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो आप ज्वाइन कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला पोर्ट कौन सा बना जिसने डिजिटल ट्विन पहल लॉन्च किया है? तो डिजिटल ट्विन पहल या इनिशिएटिव, इसे लॉन्च करने वाला इंडिया का पहला पोर्ट बना है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। कहां पर है? तो यह भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। देखिए, पिछले कुछ समय में काफी सुर्खियों में रहा है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट। हमने पहले भी इसको डिस्कस किया है, अगर आपको याद हो तो। क्यों डिस्कस किया था? भारत का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम किस पोर्ट पर लगाया गया है? तो यह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट है। ड्रोन अटैक से बचने के लिए, उसकी निगरानी के लिए, ड्रोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए इंडिया का पहला एंटी ड्रोन सिस्टम वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर लगाया गया था। इसके अलावा अब यह भारत का पहला ऐसा पोर्ट बना है जिसने अपने यहां पर डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। समझेंगे कि डिजिटल ट्विन इनिशिएटिव एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, टेक्नोलॉजी का उद्देश्य है कि पोर्ट के पूरे सिस्टम का रियल टाइम डिजिटल मॉडल तैयार किया जाए, रियल टाइम मैपिंग की जा सके पूरी पोर्ट की। इस उद्देश्य से यह डिजिटल ट्विन टेक्निक को शुरू किया गया वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर, ताकि पूरे पोर्ट को इजीली मैनेज किया जा सके। भारत के यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज से सर्बानंद सोनोवाल, इन्होंने इनोग्रेट किया है। अब बात आती है कि ठीक है सर, वीओ चिदम्बरनार पोर्ट पर इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया या ये टेक्निक शुरू की गई, पर एक्चुअल में डिजिटल ट्विन टेक्निक होती क्या है? तो देखिए, क्या होता है, किसी भी चीज का एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। मतलब कोई एक्चुअल चीज है, जैसे कोई मशीन हो सकती है, कोई पोर्ट हो सकता है, कोई सिटी हो सकती है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, या कोई स्टेडियम हो सकता है। इसका एक डिजिटल मॉडल तैयार किया जाता है। अब एक तरफ पोर्ट हो गया और कंप्यूटर में उसका पूरा डिजिटल मॉडल हो गया पोर्ट के जैसा, सेम टू सेम। अब क्या होता है कि इस डिजिटल मॉडल को सेंसर और डेटा से जोड़ दिया जाता है। पूरे पोर्ट में जो सेंसर लगे हैं उसकी एक्टिविटी से जोड़ दिया जाता है। अब जो एक्टिविटी एक्चुअल पोर्ट पे हो रही है, वही एक्टिविटी इस डिजिटल मॉडल पर देखने को मिलेगी। इससे होगा क्या कि पोर्ट से कौन से शिप आए हैं, कौन से जा रहे हैं, किसी कारण से उनको लेट तो नहीं हो रहा है, इन सभी की मैपिंग डिजिटली की जा सकेगी। तो डिजिटल ट्विन से पोर्ट के काम को रियल टाइम में मॉनिटर किया जा सकेगा और बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकेगा, है ना? तो समझ में आ गया होगा। पोर्ट में जो भी एक्टिविटी हो रही है वो इस डिजिटल मॉडल पर दिखाई देगी। अगर वहां पर दिख रहा है डिजिटल मॉडल पर कि कोई शिप लेट हुआ है या फिर कोई कारण से कहीं का कोई भी अदर मशीन काम नहीं कर रही है, तो सारी चीजें इस डिजिटल मॉडल पर डिटेक्ट होगी और इजीली रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा, इस पोर्ट की जो रियल टाइम में मैनेज करने से और अच्छी तरीके से मैनेज किया जा सकेगा, काम को और ज्यादा तेज किया जा सकेगा और इजीली मैनेज किया जा सकेगा। ठीक है, तो यह है वीओ चिदम्बरनार पोर्ट, जहां पर डिजिटल ट्विन टेक्निक या इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। तमिलनाडु में यह पोर्ट देखने को मिलता है। पहले तुतिकोरिन पोर्ट के नाम से जाना जाता था, अब यह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट के नाम से जाना जाता है। एक फ्रीडम फाइटर रहे हैं, उनके नाम पर इस पोर्ट का नाम रखा गया है और पोर्ट की स्थापना की गई थी 1974 में। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा खर्ग आइलैंड किस खाड़ी में स्थित है? तो यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, नोट कर लेना इसको। खर्ग आइलैंड की बात करें तो यह देखने को मिलेगा हमको पर्सियन गल्फ में, फारस की खाड़ी में। अब बात वहीं आ जाती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की यहां पर बात होगी। मैप पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खर्ग आइलैंड कहां पर है और युद्ध के कारण ये अभी सुर्खियों में। देखिए, एक्चुअल में ये ईरान है, ये आपको देखने को मिलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज।
हॉर्मुज स्ट्रेट, जो कि पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। अभी पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड है, इसका नाम है खर्ग आइलैंड, और इस पर कंट्रोल है ईरान का। एक्चुअल में यहां पर ईरान के मिलिट्री बेस है, और ईरान का जो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है ना, वो इसी आइलैंड से होकर गुजरता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि अमेरिका ने इस आइलैंड पर अटैक कर दिया है, इनके मिलिट्री बेस पर अटैक किया है अमेरिका ने। अमेरिका का ऑपरेशन आप सभी को पता होगा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर चलाया था ईरान के खिलाफ 15 दिन पहले जब ईरान पर अटैक किया गया था। तो वही जो ऑपरेशन है ये कंटिन्यू है, और इसी के तहत अमेरिका ने खर्ग आइलैंड पर अटैक किया है। खर्ग आइलैंड फारस की खाड़ी में देखने को मिलता है, ईरान का सबसे इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पर्शियन गल्फ में, और ऑयल एक्सपोर्ट हब के रूप में ये देखा जाता है ईरान में। सबसे ज्यादा ईरान का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो इसी आइलैंड से किया जाता है। यूएसए ने इस पर अटैक किया, मिलिट्री बेस को निशाना बनाया, और ईरान से कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आपने ब्लॉक किया तो उसके बाद फिर पूरे आइलैंड को तहस नहस किया जाएगा और इस पर हम कंट्रोल कर लेंगे। तो यहां पर अमेरिका ने अटैक किया है, ईरान को वार्निंग भी दी है, और ईरान का स्पेशली सारा ऑयल एक्सपोर्ट इसी जगह से होकर गुजरता है, इसीलिए ईरान को यहाँ पर, ईरान के लिए भी चिंता की बात है। अभी तो ये ईरान के कंट्रोल में है, लेकिन अगर ऐसे ही अटैक चलता रहा तो इन फ्यूचर यहाँ पर सिनेरियो बदल सकता है, और वॉर जो है वो और ज्यादा तेज हो सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। खर्ग आइलैंड किसके कंट्रोल में, ये याद रखिएगा, ईरान के कंट्रोल में। और किस खाड़ी में देखने को मिलता है, किस गल्फ में देखने को मिलता है, तो ये पर्शियन गल्फ में देखने को मिलता है, फारस की खाड़ी में। तो अभी ये सुर्खियों में है युद्ध के कारण। ठीक है, आगे चलेंगे। विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की मेडल टैली में पहला स्थान किस देश ने प्राप्त किया है? तो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, इसका आयोजन कहां किया गया था? नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है ना। तो ये अभी आयोजित की गई है, और इसमें मेडल टैली में इंडिया पहले स्थान पर रहा है। आंसर भी हो जाएगा। इसको हमने शायद पहले डिस्कस किया था जब ये शुरू हुई थी। तो नई दिल्ली में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में। एक इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स कंपटीशन है, जिसमें इस बार 8 देशों के 250 से ज्यादा जो पैरा एथलीट है उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया ने इसको आयोजन करवाया, और यहां पर मेडल टैली में पहले स्थान पर इंडिया रहा। इंडिया ने टोटल 208 मेडल जीतकर मेडल टैली में पहला स्थान प्राप्त किया है। टोटल 208 मेडल में से इंडिया ने 74 गोल्ड जीते, 69 सिल्वर और 64 ब्रॉन्ज मेडल है इंडिया के। सेकंड पर रशिया रहा 35 मेडल के साथ, और थर्ड पर रहा बोस्निया और हर्जेगोविना, जिसने केवल 3 मेडल अपने नाम किए। तो पहले स्थान पर इंडिया, सेकंड पर रशिया। ठीक है, आयोजन कहां हुआ है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का तो आयोजन किया गया नई दिल्ली में, और आयोजन करवाने वाली संस्था है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इंडिया में पैरा एथलीट गेम्स को आयोजन करवाना, इन्हें कंट्रोल करना, इन्हें रेगुलेट करने के लिए जिम्मेदार है पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। ओके, भारत में जो पैरा एथलीट है उनको खेलों में अवसर देना, इनके लिए कंपटीशन का आयोजन करवाना और इनकरेज करना ऐसे खिलाड़ियों को, यह पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है। तो इसकी स्थापना 1994 में की गई थी, और हेडक्वार्टर पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का देखने को मिलता है बेंगलुरु कर्नाटक में, और देवेंद्र झाझरिया इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं। ओके, देवेंद्र झाझरिया भी एक पैरा खिलाड़ी हैं। कमेंट में बताइएगा किस खेल से संबंधित है। ओके, तब तक हम चलते हैं आगे, और आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं आज का। आप इंडियन इकोनॉमी के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, स्पेशली सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए आप इसे ज्वाइन कीजिए। यहां पर आपको बहुत ही इजी वे में पूरी इंडियन इकोनॉमी कवर करवाई गई है। रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएगी आपको, साथ ही साथ हर टॉपिक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, और मॉक टेस्ट भी आप हर टॉपिक का यहां पर लगा पाएंगे। तो आप इसे ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे दी है, वहां पर क्लिक करके आप इसे डायरेक्ट ज्वाइन कीजिए। बायलिंगुअल है तो आप इजीली ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंडियन इकोनॉमी के कोर्स की। चलते हैं आगे।
भारत के 94 शतरंज ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत से पहली बार हमको चेस ग्रैंड मास्टर मिले हैं और ये हैं मयंक चक्रवर्ती। आंसर सी। भारत के 94 चेस ग्रैंड मास्टर और पूर्वोत्तर भारत से आने वाले पहले चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं मयंक चक्रवर्ती। ठीक है। अभी स्वीडन के स्टॉकहोम में 8th ग्रैंड मास्टर टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था। तो यहां पर इन्होंने इसमें विनर रहे मयंक चतुर्वेदी। ये इनका तीसरा ग्रैंड मास्टर नॉर्म था और इनकी जो इलो रेटिंग है शतरंज की वो भी 2500 प्लस हो गई है। तो इस तरीके से क्योंकि 3 फिडे नॉर्म्स इनके पास आ गए हैं, है ना, 3 बड़ी प्रतियोगिता जो कि फिडे आयोजित करवाता है वो इन्होंने जीत ली है और फिडे इलो रेटिंग भी इनकी 2500 प्लस है। तो अब इंडिया के 94 चेस ग्रैंड मास्टर बने मयंक चक्रवर्ती। पूर्वोत्तर भारत से पहले कहां से आते हैं? तो ये भारत के असम राज्य के रहने वाले, पूर्वोत्तर भारत असम से इंडिया के पूर्वोत्तर भारत के पहले चेस ग्रैंड मास्टर, केवल 16 साल की इनकी एज है मयंक चक्रवर्ती की। इनके पहले हमने कुछ सेशंस पहले डिस्कस किया है, भारत के 93 शतरंज ग्रैंड मास्टर औरव डेंगला थे। इनके पहले 92 आर्यन वार्ष्णेय थे और 91 राहुल वीएस थे। तो ये टॉप 4 हैं अभी जो रिसेंटली रहे, इनको याद रखिएगा। रिक्वायरमेंट देखिए, अगर हम ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलने की या ग्रैंड मास्टर किसी को कब घोषित किया जाता है, तो पहली चीज तो 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म जीते हों, फिडे के द्वारा जो टूर्नामेंट आयोजित किए गए हों, कम से कम 3 जीते हों और इलो रेटिंग कम से कम 2500 होनी चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति को ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया जाता है। देता कौन है? फिडे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन देता है, जो कि पूरे वर्ल्ड में चेस खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। चेस के लिए पॉलिसी बनाना, उसे रेगुलेट करना फिडे का काम है। स्थापना 20 जुलाई 1924, हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के ल्यूसाने में और आर्कडी ड्रोकोविच इसके प्रेसिडेंट के पद पर हैं फिडे के। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया हर वर्ष कब मनाया जाता है? इस्लामोफोबिया के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यह हर साल मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में 15 मार्च को। ठीक है, तो 15 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। देखिए क्या होता है, ये पूरे वर्ल्ड में इस्लाम के खिलाफ जो नैरेटिव है, जो गुस्सा है, उसको कम करने के लिए और मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसके खिलाफ, डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उनके खिलाफ हेट जो फैलाई जाती है, जो वायलेंस उनके खिलाफ देखने को मिलता है, उसके लिए लोगों को अवेयर करना कि किसी भी इंसिडेंट के आधार पर किसी कम्युनिटी को आप पॉइंट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस्लामोफोबिया के खिलाफ पूरे वर्ल्ड में जो लोगों को अवेयर करना, जो डर है उसके खिलाफ अवेयर करना, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, एक घटना हुई थी 2019 में, क्राइस्ट चर्च मॉस्क्यू अटैक, जहां पर न्यूजीलैंड में एक मॉस्क्यू पर अटैक किया गया था जिसमें 51 लोगों की मृत्यु हुई थी। तो ये चीज दर्शाती कि कोई अगर शांति से रह रहा है तो उस पर किसी और इंसिडेंट के कारण हमला करना उसके खिलाफ है, या मानवता या ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। तो इसीलिए इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया की शुरुआत की गई। 15 मार्च को यह डे मनाया जाता है। 2022 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस डे को पहली बार अनाउंस किया था, तब से ये हर साल मनाया जाता है। तो रिलीजियन, टॉलरेंस, पीस और ह्यूमन राइट के सम्मान को बढ़ावा देना इस डे को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य है। ऑफिशियली थीम इसकी अनाउंस नहीं की गई है, पर ये कब मनाया जाता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, तो 15 मार्च को ये मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत टेक्स 2026 का शुभारंभ किया है। इसके तहत मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट कहां आयोजित किया जाएगा? तो केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह, इन्होंने भारत टेक्स 2026 की शुरुआत की है और इसी के तहत मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन किया जाने वाला है भारत की राजधानी नई दिल्ली में। तो पहली चीज तो हमको यह मिल जाती है कि यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन है? हमारे गिरिराज सिंह। ओके, तो इन्होंने भारत टेक्स 2026
एक महोत्सव या इनिशिएटिव की शुरुआत की है और इसी के तहत मेगा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट का आयोजन किया जाएगा जुलाई मंथ में। नई दिल्ली में यह इवेंट आयोजित होगा। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना, भारत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए क्या क्या हर्डल्स है उनके लिए यहां पर चर्चा की जाएगी और इसके अलावा इंडिया को टेक्सटाइल का हब बनाना इस इवेंट को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। तो एक कॉन्फ्रेंस है, अल्टीमेटली ये दुनिया का सबसे बड़ा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल फेयर या मेला बोल लें या कोई कॉन्फ्रेंस बोल ले, इसका आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। मेले में या इस इवेंट में 140 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे, डेलीगेट्स आएंगे, लगभग 7,000 से ज्यादा इंटरनेशनल बायर्स यहां पर आएंगे और 3500 से ज्यादा प्रदर्शनी यहां पर लगाई जाएगी। करीब 1,30,000 से ज्यादा विजिटर्स के यहां पर आने की उम्मीद है। तो कॉन्फ्रेंस या जो फेयर है इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, कब? जुलाई मंथ में। उद्देश्य समझ में आ गया। धागे से लेकर फैब्रिक और जो फैशनेबल क्लोथ्स है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है और जो आधुनिक टेक्निकल टेक्सटाइल है, सब की सब इंडिया में है। ये एक मैसेज पूरे वर्ल्ड तक पहुंचाना, भारत के छोटे जो उद्योग है, एमएसएमईज जो हैं, स्टार्टअप जो हैं, डिजाइनर हैं, उन्हें ग्लोबल मार्केट प्रदान करना। चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी हो जाए, जो भी छोटे छोटे वस्त्र बनाती है या फिर कोई ऐसा क्राफ्ट बनाती है जो कि कपड़े से संबंधित है, तो इनको भी एक ग्लोबल मार्केट मिले। पूरी दुनिया में इंडिया को टेक्सटाइल का ग्लोबल हब बनाने के रूप में आयोजित किया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस को। तो आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ओके, तो भारत टेक्स एक ग्लोबल टेक्सटाइल फेयर है, ये हर साल आयोजित होता है और इसका इस बार आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। आगे आ जाएं। 12th एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय सम्मेलन या 12th एशियन और पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस कहां आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई भारत की राजधानी नई दिल्ली में। ठीक है, यह आयोजित हो चुका है, 12वां एडिशन है इसका। तो एशिया पैसिफिक या एशिया एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस से इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। किसने किया है? तो ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन। ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन मतलब जो वकीलों का एक संगठन होता है, इसके द्वारा इसका आयोजन किया गया। उद्देश्य क्या है? भारत में जुडिशियल रिफॉर्म को बढ़ावा देना, प्रोसिक्यूटर सिस्टम को जो वकालत है उसको बढ़ावा देना, इसको और ज्यादा मजबूत करना, इस डे को आयोजित या इस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। भारत में जो न्याय सिस्टम है इस पर यहां पर बातचीत की गई। इसके अलावा जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, जैसे सरकारी वकील जिनको कहा जाता है, उनके सम्मान के लिए, उनके लिए जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे मजबूत किया जा सकता है और टेक्निक की मदद से, नई नई टेक्नोलॉजी की मदद से जस्टिस को और ज्यादा इंप्रूव कैसे किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आयोजन कहां हुआ है? नई दिल्ली में। तो ऑल इंडिया प्रोसिक्यूटर्स एसोसिएशन ने इसका आयोजन किया है, आयोजन नई दिल्ली में किया गया। ये जो संस्था है ना, भारत में जो वकील होते हैं ना, उनके अधिकारों के लिए काम करने वाली एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन की वैसे स्थापना 2000 में हो चुकी थी, लेकिन ऑफिशियली ये 2003 में अनाउंस किया गया था। ऑफिशियली अस्तित्व में आया 2003 में। ठीक है ना। भारत में जो वकील होते हैं, जो वकालत सिस्टम है उसकी रक्षा करना, वकीलों की रक्षा करना, वकीलों के हितों की रक्षा करना, न्याय व्यवस्था को और मजबूत करना, इसके लिए यह संस्था काम करती है इंडिया में। ओके, और इसी के द्वारा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। 12th एशियन एंड पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस कहां पर आयोजित की गई? तो यह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। आगे चलेंगे। हाल ही में अराकू कौनी नामक पहला ट्राइबल मिलेट्स बेस्ड फूड मेन्यू किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो अराकू कौनी नाम का एक ट्राइबल मिलेट्स बेस्ड फूड मेन्यू, इसे लॉन्च किया गया है आंध्र प्रदेश राज्य में। सर समझ नहीं आया क्वेश्चन क्या है? देखो क्या होता है, पहले तो हम समझे कि मिलेट्स क्या होता है। मिलेट्स मतलब मोटा अनाज, राई, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, है ना। ये क्या होते हैं? मोटा अनाज, मिलेट्स। प्रोटीन और फाइबर बहुत अच्छा होता है, तो इसीलिए मोटा अनाज जो होता है ना,
एक तो हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, साथ ही साथ कम पानी में उग जाता है, तो नेचर के लिए भी बहुत ज्यादा फ्रेंडली है। तो ट्राइबल एरिया में जो ट्राइबल मिलेट्स बेस्ड फूड है उनको प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है, जो ट्राइबल एरिया या ट्राइबल कम्युनिटी में मोटे अनाज बेस्ड जो भी फूड बनाए जाते हैं उनका पूरा मेन्यू तैयार किया गया है और अब राज्य में अलग अलग जगह पर इनको प्रमोट किया जाएगा। तो इसको जो नाम दिया गया है ना, इसको नाम दिया गया है अराक्कू कोनी। एक्चुअल में अराक्कू घाटी क्षेत्र है आंध्र प्रदेश में, आगे हम बात करेंगे, वहां से स्पेशली ये एक टर्म निकल के आया है और इसका नाम है अराक्कू कोनी, नाम रख दिया गया। देखिए, आंध्र प्रदेश के सीएम एन चंद्रबाबू नायडू ने अराक्कू कोनी नाम का एक ट्राइबल मिलेट्स बेस्ड फूड मेन्यू को लॉन्च किया है। उद्देश्य क्या है? आंध्र प्रदेश के जो आदिवासी भोजन है ना, जो ट्राइबल्स एरिया में जो मिलेट्स से रिलेटेड जो फूड फेमस है उनको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दिलाना। ट्राइबल फूड्स और मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया। अराकू वैली क्षेत्र के पारंपरिक मिलेट्स जो डिशेज हैं, जो मिलेट्स से संबंधित, मोटा अनाज से संबंधित जो भी डिश बनाई जाती है उनको यहां पर प्रमोट किया जाएगा। उद्देश्य ट्राइबल कम्युनिटी के पारंपरिक भोजन को लोकप्रिय बनाया जाएगा राज्य में, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर। देखिए, मिलेट्स पर आधारित एक फूड वेन्यू है। ठीक है, शामिल व्यंजन कहां से हैं? तो आंध्र प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू जिला। यहां पर एक घाटी है, विशेषकर अराकू घाटी। यहां के जो आदिवासी कम्युनिटी है उनका स्पेशली जो मिलेट्स फूड है उसको शामिल किया गया है अराकू कोनी नाम के जो मिलेट्स मेन्यू बनाया गया है। इसमें होगा ये कि जितनी भी जगह है राज्य में, जैसे राज्य में जो रेस्टोरेंट है, जो हरित रेस्टोरेंट है राज्य सरकार के, जो टूरिस्ट सेंटर है, जो ऐसी जहां भी जो गवर्नमेंट के रेस्टोरेंट होंगे, जैसे कम दाम में जहां पर भोजन दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो ऐसे जो रेस्टोरेंट है, जो टूरिस्ट सेंटर है, वहां के मेन्यू में जोड़ा जाएगा इस फूड को ताकि प्रमोट किया जा सके। तो राज्य सरकार ने ये स्टेप लिया है और मेन्यू को बनाने और इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू को बनाए रखने के लिए इंडियन एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे आईसीआई के नाम से जाना जाता है, और इसके अलावा राज्य का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इन्होंने मिलकर और राज्य की जो आदिवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उनको मिलाकर, इन सब ने मिलकर इस मेन्यू को तैयार किया है। तो मिलेट्स, आदिवासी जो मिलेट्स फूड है उनको प्रमोट किया जाएगा, सारी तरीके की जो डिशेज है उनको प्रमोट किया जाएगा और एक पूरा मेन्यू तैयार किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने। समझ में आया? तो मिलेट्स तो आप सभी को समझ में आ गया, मोटे अनाज की यहां पर बात की जा रही है, और आदिवासियों के द्वारा, जो वहां की ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा मोटे अनाज के जो फूड बनाए जाते उनको इस मेन्यू में पूरी तरीके से तैयार किया गया और एक साथ मिलाया गया है। और इस मेन्यू को अब सर्व किया जाएगा टूरिस्ट सेंटर में, राज्य के गवर्नमेंट के जो रेस्टोरेंट है उनमें और अदर ऐसी जगह पर जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वहां पर। ठीक है, तो ये जो स्कीम है या ये मेन्यू है, इसको नाम क्या दिया गया? अराकू कोनी। और किसने शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया है। हाल ही में चर्चा में रहा फसई किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था? फसई की बात करें ना, तो ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसई। इसे लागू किया गया था या इसे स्थापित किया गया था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। फसई का काम क्या है? यह संस्था फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करती है ना, फूड सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए काम करती है, और जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं उनको क्वालिटी के आधार पर फसई का ट्रेडमार्क दिया जाता है। तो ये सारे काम किसको? तो क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी को बनाए रखना फूड की, ये सारा काम फसई का है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। यह संस्था स्थापित की गई है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के तहत। अब आप बोलोगे कि सर ये अभी सुर्खियों में क्यों है फसई? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने फसई रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस को परमानेंट वैलिडिटी देने का फैसला किया है। देखिए, क्या होता था, अभी तक कोई भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से लेते ना, कुछ भी ले लो आप,
जो ऑफिशियल किसी कंपनी का है, लोकल नहीं किसी कंपनी का है, तो उस पर फसाई का एक ट्रेडमार्क होता है, एक उसकी कोड दिया जाता है फसाई का। अब एक्चुअल में वो जो फसाई के तहत जो वो लाइसेंस है, उसका रजिस्ट्रेशन है उस प्रोडक्ट का फसाई के पास, कि इसकी क्वालिटी अच्छी है ना, स्टैंडर्ड क्वालिटी का माल है, मिलावट नहीं है, किसी प्रकार के हार्मफुल नहीं है और किसी प्रकार का केमिकल नहीं है। तो ये बहुत सारी अलग अलग रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस होते हैं। तो अब क्या होता है, जो फसाई का लाइसेंस होता है ना, पहले अभी तक क्या होता था कि एक टाइम पीरियड के लिए होता था, है ना, बार बार उसको रिन्यू कराने की जरूरत पड़ती थी। लेकिन अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा है कि इसे बार बार रिन्यू करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम परमानेंट वैलिडिटी देंगे। ठीक है, फसाई लाइसेंस को समय समय पर रिन्यू करना पड़ता था, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नया नियम है 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। पहले जो टर्नओवर लिमिट थी साल की, वो मिनिमम 12 लाख थी, अब इससे बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। पहले क्या होता था, 12 लाख से ऊपर अगर किसी का टर्नओवर हो रहा है किसी एक प्रोडक्ट पे, तो फिर उसको फसाई के तहत रजिस्टर कराना जरूरी था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है 1.5 करोड़ रुपए। अगर किसी का टर्नओवर साल में 1.5 करोड़ रुपए हो रहा है किसी प्रोडक्ट से, तो फिर उस प्रोडक्ट को फसाई का रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। 50 करोड़ तक के कारोबार के लिए स्टेट लाइसेंस दे सकता है, ठीक है, और अगर उससे ज्यादा होता है तो फिर सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी फसाई के। यह भी एक प्रावधान किया गया है। पहले बिजनेस को किसी भी बिजनेसमैन को अपना प्रोडक्ट 1 से 5 साल में रिन्यू कराना पड़ता था, और अब ये अनलिमिटेड या फुल टाइम परमानेंट वैलिडिटी अब दी जाएगी फसाई के द्वारा। ठीक है, बेसिक रजिस्ट्रेशन समझ में आ गया। अब पहले 12 लाख रुपए एनुअल सीमा थी, और अब इसको बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है, 1.5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। स्टेट लाइसेंस मिलेगा 1.5 करोड़ से 50 करोड़ रुपए तक का, अगर उस प्रोडक्ट पे बेचा जा रहा है 1 साल में 50 करोड़ रुपए तक का, तो स्टेट लाइसेंस दे देगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहा है 1 साल में, तो फिर सेंट्रल लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई प्रोडक्ट स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत रजिस्टर है ना, तो फिर उसको फसाई की अलग से रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसे मान लिया जाएगा कि वो फसाई के तहत रजिस्टर्ड है। तो 10 लाख से ज्यादा जो स्ट्रीट वेंडर है या जो अलग अलग वेंडर है, उनको फायदा मिलेगा कि हमको अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ेगा। तो ये सारे प्रावधान किए गए। फसाई की स्थापना 2008 में हुई थी। 2006 के एक्ट के माध्यम से नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत फसाई काम करता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे चलें, लास्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को एनएसए के तहत की गई नजरबंदी को रद्द किया है। एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? पहले आंसर ले लेते हैं, फिर हम सिनेरियो समझेंगे। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून की बात करें तो ये 1980 का एक्ट है, 1980 में लाया गया था। इसी के तहत भारत के एक बहुत ही फेमस जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट है ना, एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, सोनम वांगचुक, इनको लास्ट ईयर सेंट्रल गवर्नमेंट ने नजरबंद कर दिया था एनएसए लगाकर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगाकर। एक्चुअल में हुआ क्या था कि 2025 में लद्दाख में एक आंदोलन था, लद्दाख आंदोलन, जिसको लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक। इनकी डिमांड थी कि लद्दाख को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए। 6th शेड्यूल के बारे में हमने काफी बार पढ़ा है, अगर आपने को और डिटेल में पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन पॉलिटी का आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, क्रेजी जिकेट्री के एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। अभी यहां पर हम इतना डेप्थ में नहीं जाएंगे। 6th शेड्यूल कुछ एक्स्ट्रा पावर देता है स्टेट को, विशेष कुछ दर्जे देता है, विशेष कुछ पावर देता है। तो जो लद्दाख आंदोलन हुआ था ना, उसमें डिमांड थी कि 6th शेड्यूल में शामिल किया जाए लद्दाख को, लेकिन वो जो उस वक्त आंदोलन हुआ था वो हिंसक हो गया था और वहां पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो सोनम वांगचुक है उन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई और इनको गिरफ्तार किया गया। अब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है ना, वो ये कहता है कि अगर मतलब सरकारी व्यवस्था को नुकसान होने का कोई इंडिकेशन है, या फिर देश के जो हित हैं या देश की संप्रभुता है, अगर उसको वो प्रभावित हो सकते हैं, तो फिर किसी व्यक्ति पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है, और बिना किसी
सुनवाई के 12 महीने तक उन्हें नजरबंद किया जा सकता है, ये एक्ट प्रावधान करता है। तो सोनम वांगचुक को इसी के तहत शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां पर सोनम वांगचुक के बारे में आपको यह पता होना चाहिए कि 2018 में इनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया जा चुका है ना। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2018 में दिया गया था सोनम वांगचुक को। एक बहुत ही फेमस क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, ठीक है, साइंटिस्ट भी हैं। आइस स्टूपा प्रोजेक्ट के लिए प्रसिद्ध है, एक वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है जो कि इनके द्वारा विकसित की गई, उसके लिए जाने जाते हैं सोनम वांगचुक। तो इनको डिटेन किया गया था, फाइनली इनको रिलीज किया जा रहा है। तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 में लाया गया था। उद्देश्य मैं आपको बता चुका हूं। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है, बिना किसी मुकदमे के। तो आई होप समझ में आया होगा मुद्दा क्या है, और एनएसए या नेशनल सिक्योरिटी एक्ट कब लाया गया था, 1980 में। तो यहां पर 16 मार्च के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। नागालैंड के 23वें गवर्नर के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये कौन है, नंद किशोर यादव। मार्च 2026 में दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा रेलवे कॉरिडोर पर कवच 4.0 सफलतापूर्वक लागू किया गया। भारत में पहली बार कवच प्रणाली कब लागू की गई थी, तो यह 2020 में लागू की गई थी। भारतीय नौसेना के आईएनएस त्रिकंद युद्धपोत ने किस देश के राष्ट्र दिवस समारोह में भाग लिया है, तो मॉरिशस के राष्ट्र दिवस समारोह में इसने भाग लिया है। आरबीआई के द्वारा डिजिटल पेमेंट्स अवेयरनेस वीक 2026 का आयोजन कब से कब तक किया गया, तो यह आयोजन किया गया 9 से लेकर 15 मार्च तक। हाईवे प्रदूषण से लड़ने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी एयर टावर कहां लगाया गया है, तो यह लगाया गया नई दिल्ली में। आधार प्रणाली की सुरक्षा, साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बग बाउंटी प्रोग्राम शुरू किया उड़ई ने। मुख्यमंत्री मावन ध्यान सतीकर योजना यह लॉन्च की है पंजाब सरकार ने। किस केंद्र शासित प्रदेश को 99.93% साक्षरता दर हासिल करने के बाद फुल्ली लिटरेट यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, तो यह है चंडीगढ़। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। और भारत का पहला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कोल्ड वाटर फिशरीज कहां आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ये सारे क्वेश्चन कल के सेशन के थे, रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर, रेडियम, बेरियम और स्ट्रोडियम जैसी क्षारीय मृदा धातु के किस समूह से संबंधित है, तो ये ग्रुप 2 से संबंधित है। द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल कविता विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है और केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत की गई थी। इस एक्ट के माध्यम से राज्यों में द्वैत शासन को खत्म किया गया और केंद्र में द्वैत शासन को लागू किया गया। इजी क्वेश्चन के आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का आयोजन क्रिकेट के किस फॉर्मेट में किया जाता है, मतलब 2020 है, टेस्ट है या वनडे है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है और नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्यों में या किन राज्यों में फैला हुआ है। कमेंट में आंसर कीजिएगा तीनों क्वेश्चन के। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक और शेयर करके जाइएगा, और पहली बार आए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, जय भारत।